आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग पे स्वागत है। आज हम लोग CGPSC मेंस मैथ्स का पहला टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया था। उनका कहना है कि सर आप मेंस के लिए सीरीज चला रहे हैं, लेकिन हम लोग की तैयारी मेंस की नहीं है। UPSC, बैंकिंग, रेलवे, SSC और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट हम लोग। तो क्या बाकी सब्जेक्ट की सीरीज नहीं चलेगी? क्या परिव्यंजक हमारे काम परिव्यंजक या जो और आगे आने वाली चीज़ें हैं क्या हमारे काम आएंगी? तो मेरा उन सबसे कहना है कि आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका बेसिक क्लियर होगा। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग बाकी सब्जेक्ट की सीरीज भी चालू करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी कंपाउंडिंग टेस्ट, उसके बाद मैंने मैथ्स की चालू कर दी, तो वो भी पूरा होगा कंपाउंडिंग टेस्ट। रीजनिंग की भी क्लासेस चलेगी, हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस चलेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे अनुभवी शिक्षक हैं जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ और बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट की वीडियो चालू हो जाएगी। GS की भी क्लासेस चलेगी जिसमें संविधान हम सबसे पहले चालू करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। और मैं चाह रहा हूँ कि CGPSC मेंस मैथ्स की सीरीज के साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास में वीडियो बनाना चालू कर दूँ रीजनिंग के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि रीजनिंग का कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। जो भी पढ़ना चाहें आप, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और याद रखिएगा कि मेंस के अलावा जो मैथ्स के जो टॉपिक हैं उसमें मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक हैं। आप एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से बनाऊंगा और मैं 5-5, 7-7 तरीके से बता सकता हूं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ज़रूर सभी की वीडियो आएंगी। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी आशा के साथ जय हिंद। परिमेय संख्या और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या दो संख्याओं का अनुपात, या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं होंगी। बस शर्त इतनी है कि जहां P और Q जो है वो दो पूर्णांक को व्यक्त करें, और एक शर्त है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दो पूर्णांक को व्यक्त करे और Q का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या है। संख्या पद्धति आप पढ़ेंगे तो और डिटेल होगा, मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे कोई भी संख्या जो 1 से आरंभ होती है या जिसे हम काउंटेबल नंबर कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर हम प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो पूरी संख्या का रूप है वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसी तरीके से अगर पूर्ण संख्या के ग्रुप में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें, ऋण 10, ऋण 9, यानी आम भाषा में कहा जा सकता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, इन सबको अगर हम शामिल कर देते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, इन सब को लेकर के जो संख्याओं का अनुपात बनेगा या दो संख्याओं का रेशियो बनेगा वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। एक शर्त और भी है कि इस पूरे पूर्णांक में जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो संख्या होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/6 एक परिमेय संख्या है, 7/8 एक परिमेय संख्या है ना, 5/12 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी संख्याओं के ग्रुप में अगर मैं 5/0 रख देता हूं तो 5/0 परिमेय संख्या होगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो परिभाषित होता ही नहीं। 0 से भाग किसी भी संख्या को कैसे किया जा सकता है? आप जानते हैं, छोटे क्लास में हमने पढ़ा होगा इस चीज़ को। इसीलिए Q का मान किसी भी कंडीशन पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ विशेषताएं हैं, कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं जो हमारे PSC मेंस के लिहाज से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जान लेना लेकिन जरूरी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए। जैसे कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक तो छुपा हुआ है। 5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि 2 अगर हमको परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में या 2 संख्याओं के बीच में भी, ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या होगा, 2 संख्याओं या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सबसे छोटी परिमेय संख्या
ये कोई भी सबसे बड़ी परिमेय संख्या कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि संख्याओं का विस्तार तो अनंत तक जाता है, तो कैसे छोटी या बड़ी परिमेय संख्याएं मिल पाएंगी। टाइप 1, मैंने वहां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, पीएससी मेंस 2015 में 2 नंबर के सवाल में और पीएससी मेंस 2016 में ऐसा ही एक क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बनाने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा आप उसी से बनाइएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग यहाँ मस्ट है हमारे लिए। तो आपको साथ में देखते भी चलना पड़ेगा क्वेश्चन को हम किस वे में बनाते हैं। 2 संख्याएं दी गई हैं, 1/4 और 1/3। इनके बीच में हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का एक सामान्य सा तरीका होता है a+b/2। सबसे व्यवहारिक तरीका है ये। अब इसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। मेंस में भी आप इसी तरीके से लिखेगा। a पहला संख्या और b दूसरा संख्या होता है। इन 2 के बीच में अगर मुझे एक कोई भी परिमेय संख्या निकालनी है तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा। यानी अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा यूज कीजिएगा a+b/2, 2 के बीच में, जहां a का मान 1/4 और b का मान 1/3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर जब हम बटे वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बटे वाली संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। लघुत्तम वाले मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका इससे गुना, इसका इससे गुना और इन दोनों का गुना। 3 धन 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और सबका बटे 2। नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ से पलट जाएगा 7/12 गुना 1/2, यानी हम कर सकते हैं 7/24। ये जो है 1/4 और 1/3 के बीच में हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या का निर्माण कर लिया। चूंकि हमको 3 परिमेय संख्या का निर्माण करना है, इसीलिए अगले स्टेप में हम जाते हैं और इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, यानी 7/24 और 1/4 के बीच में या 7/24 और 1/3 के बीच में फिर से एक परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या जो है, मैंने इसको b मान के लेना है। 4 और 24 ऐसी संख्याएं हैं जो गुणनखंड के रूप में, यानी कहने का मतलब है कि 24 यहाँ पर टूट जाएगा 4 × 6 के फॉर्म में, तो लघुत्तम निकाल के बनाना इससे हमको आसान होगा। यानी 4 और 24 का अगर मैं लघुत्तम निकालूं तो 24 आएगा। 4 से भागित करूंगा 24 को 6 बार जाएगा, 6 का गुणा ऊपर के नंबर से होगा। 24 से भागित करूंगा 24 को 1 बार जाएगा, 1 7 7 और यहाँ पे याद रखिए पलट जाएगा और पलटने के बाद 1 क्या हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं 7 6 13, ठीक है, और यहाँ पर 38, तो 13 क्या हो जाएगा 38। ये दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। किसके बीच में परिमेय संख्या 1/4 और यहाँ पर 13/38, 7/24 और 1/3, यानी 2 परिमेय संख्या। चूंकि इसके बीच में आपने एक परिमेय संख्या और निकाल लिया, इसका मतलब तो यही है ना कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकल गई। इसी प्रकार अगर तीसरी परिमेय संख्या भी हमको निकालनी है तो मैं कैलकुलेशन को ध्यान रखूंगा कि किस डाटा के साथ अगर मैं a+b/2 लूँ तो मुझे सरल पड़ेगा। तो देखिए 24 और 3, क्योंकि इधर 39 के साथ लूंगा तो कैलकुलेशन हैवी पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे a माना, इसे b माना और अगले स्टेप में a+b/2 किया। 7/24 धन 1/3 भागित 2। यहाँ लघुत्तम निकाला, 24 और 3 का लघुत्तम आया 24 और समान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 7 धन 3 × 8 24, 8 × 8, यहाँ पर 8 7 15/24 और पलट जाएगा 1/2 और 15/38। जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व किया और ये जो 15/38 है वो 7/24 और ध्यान रखिएगा 1/3 के बीच में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हल्का सा। 7/24 और 1/3 के बीच में निकला है, तो 7/24 को हम यहाँ लेंगे और 1/3 के बीच में 15/38 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/4 और 1/3 के बीच में इस प्रकार से 3 परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। एक तरीके से इसको हम और ही बना सकते हैं। देखिए मैंने जो पहला तरीका बताया आप मेंस में उस तरीके से ही बनाएंगे। हो सकता है कि कहीं ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी आ जाए और ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इन दिए गए संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी है या कौन सी हो सकता है कहीं आए, तो कम से कम एक तरीका हम जान लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि इस तरीके से आप मेंस में बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आपको नंबर मिलेगा। मैं 1/4 का मान निकालता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ 1 को तो यहाँ आएगा 0.25 और 3 से डिवाइड करता हूँ मैं 1 को तो यहाँ आएगा 0.33। यानी कहने का मतलब जो आपने छोटे क्लासों में संख्या के बारे में पढ़ा होगा, देख सकते हो 0.2 और 0.3, और हम जानते हैं कि 0.2 और 0.3 जो है वो 0 और 1 के बीच में ही प्राप्त होता है। तो अगर मान लेता हूँ यहाँ कहीं मिलेगा मुझे 0.25,
इसके बीच में कहीं मिलेगा 0.33, यानी इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी और वो सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर परिमेय संख्या बनाएंगी। तो मैंने मान लिया कि 0.25 के बाद एक संख्या 0.26 है, एक संख्या 0.27 है, एक संख्या 0.28 है, और भी अलग संख्या ले सकते हैं 0.3231, अनंत संख्या ली जा सकती है। इसको सरल कर लीजिए, 26/100, 27 यहाँ पर 100 और यहाँ 28/100, और इसको आप एक स्टेप में और सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व हो जाएगा तो 13 क्या होगा 50, ठीक है। ये तो सॉल्व होगा नहीं, 27/100 और यहाँ पर 4 सत्ते और 4 25, यानी 7 कितना 25। इस तरीके से भी 3 संख्याएं हम इनके बीच में निकाल सकते हैं। अगला टाइप को अगर हमको पढ़ना है, देखिए सेकेंड नंबर का टाइप वृहद है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको अगर हमको समझना है तो इसके लिए हमको पहले कुछ छोटी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अशांत अनावर्त, जैसे मैंने 10 को 3 से भागित करना है तो आंसर आएगा 3.333333। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, विस्तार इसका खत्म नहीं होगा। 2/3 को डिवाइड करना है 0.6666, 3/11 को डिवाइड करना है 2.27272727। तो ऐसी संख्याएं जिसका विस्तार कभी समाप्त नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को अशांत अनावर्त देते हैं। शांत है ही नहीं, वो स्थिर है ही नहीं, देख सकते हैं आप, है ना। हम इसको शॉर्ट तरीके से दर्शाने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 दशमलव के बाद अंकों की संख्या यहाँ रिपीट हो रही है, इसलिए दशमलव के बाद यहाँ अपन एक ऊपर में बार का चिन्ह खींच लेते हैं, जिसे 3.3 का बार। उसी तरीके से यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ अपन सीधा लिख सकते हैं 0.6 का बार। इसी तरीके से यहाँ 2.7 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2.7 का बार। यहाँ पर अगर मैंने बार लगा दिया तो इसका मतलब है कि 3 अनंत तक विस्तारित है, 6 अनंत तक विस्तारित है और 2.7 भी अनंत तक 2.7 इस तरीके से विस्तारित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 10/3 का उत्तर 3.3333 प्राप्त हो रहा है, आखिर में वो इधर का जो लेफ्ट का वैल्यू है, आखिर में कहीं ना कहीं उसको हम एक परिमेय के रूप में व्यक्त कर ही रहे हैं। इसी तरीके से 3.3 बार जो है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, आपको यहां पर 10/3 का मान निकालना नहीं, 3.3 बार का मान परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। यानी परीक्षा में आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिए जाएंगे? इस फॉर्म में दिए जाएंगे, जो बार वाले नंबर होंगे उस वाले टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए या परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन 0.59 का बार, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। सवाल यही है कि अगर 0.59 का बार आपको दिया गया है तो इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको दर्शाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 0.59 का बार है उसे मैं P/Q के रूप में मान लेता हूं। माना कि P/Q बराबर 0.59 का बार, यानी अगर मैं 0.59 का बार का मान निकाल लेता हूं तो उसका मतलब P/Q का मान निकाल लूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले समीकरण 1 देने के बाद इसको विस्तारित कर देता हूं। हम जानते हैं कि 5,9 इस तरीके से विस्तारित होगा अनंत पदों तक। दशमलव के बाद अगर 2 संख्या पर बार है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 1 और 2 शून्य, यानी इसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा, 100 का गुना करूंगा। अगर आप इस शब्द को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपका जो इंडिकेशन है दोनों साइड में मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा तो भी चलेगा। दोनों पक्षों में 100 का गुना करने पर 100 यहाँ जाएगा P/Q, इधर हो जाएगा 0.5959 ऐसा इंटू क्या हो जाएगा 100। और हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है इस चीज़ को कि हम किसी भी संख्या में अगर ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें एक जीरो या एक से अधिक जीरो हो, तो उसी आधार पर यहाँ चूंकि 100 में 2 जीरो का प्रयोग कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ का जो डेसिमल है वो 2 स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा 59 दशमलव क्या हो जाएगा 5959। ऐसा ही इसका विस्तार कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। मतलब ये हुआ यहाँ पर 100 P/Q, आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 595959 बढ़ रहा है, तो इसे मैं 59.59 का क्या लिख सकता हूँ, बार लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा।
अब मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देता हूं, यानी 100 पी बटे क्यू में अगर मैं 1 पी बटे क्यू घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 59.59 का बार बचेगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 0.59 का बार बचेगा। आप देख सकते हो 100 पी बटे क्यू में अगर 1 पी बटे क्यू घटाया जाए तो बचेगा कितना, 99 पी बटे क्यू बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.59 का बार माइनस 0.59 का बार, आखिर में 0.59 को आप इससे जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा, तो इसको योग के रूप में लिख सकते हैं। राशि यहाँ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और बचेगा मेरे पास 99 पी बटे क्यू बराबर क्या बचेगा, 59। तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, पी बटे क्यू बराबर 59 बटे 99। और पी बटे क्यू आपने किसे मान के चला है, 0.59 के बार को मान के चला है, तो 0.59 का बार किसके बराबर हो जाएगा, 59 बटे 99 के बराबर हो जाएगा। जैसे दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 थी, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 रहे, 1 रहे, 4 रहे। देखिए मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें दशमलव के बाद बार पूरे संख्याओं पर रहे। एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए सेम लिया है, व्हाइट बोर्ड में मैंने पूरे क्वेश्चन को पहले से ही बना दिया है ताकि हमारा समय बच सके, क्योंकि प्रोसेस लगभग वही है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अगर मुझे 0.5 बार को अगर सॉल्व करना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, तो मैंने क्या किया, इसे पी बटे क्यू के रूप में मान लिया और 0.5 के बार को अनंत तक विस्तारित कर दिया। यहां आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, बार कितने स्थान पर लगा हुआ है, यह महत्वपूर्ण चीज है, आगे आपको और क्लियर होगा वो। यानी बार एक स्थान पर लगा हुआ है, सॉरी दशमलव के बाद बार एक स्थान पर लगा हुआ है, इसलिए दोनों पक्षों में मैं 10 का गुणा करूंगा। इससे पहले दो स्थान थे, इसे 100 का गुणा हुआ, तो जब मैं 10 का गुणा करता हूं तो एक शून्य दशमलव के उस तरफ खिसक जाएगा और ये 5.555 बार हो जाएगा, जिससे मैं 5.5 का बार लिख सकता हूं। और समीकरण 2 दे दूंगा और समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दूंगा, तो पहले के जैसे ही 10 पी बटे क्यू में 1 पी बटे क्यू घट करके 9 पी बटे क्यू बचेगा, और यहाँ पर 5 से 5 का बार कैंसिल होकर के पी अपान क्यू का उत्तर 5 बटे 9 निकल जाएगा। छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी क्या होता है, कभी पूछ देता है व्यापम के एग्जाम में, यानी अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, बार सिंगल लगा है, तो आप 5 बटे 9 ले लीजिए। दशमलव के बाद जैसे मान लिया 5 9 था, बार लगा है, तो इसका मतलब 5 9 बटे क्या होगा, 99 हो जाएगा। दशमलव 5 9 8 है और पूरे बार लगा है, तो 5 9 8 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 999 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, अगर मेंस में आता है तो आपको बनाना है, और वनडे एग्जाम में कहीं अगर पूछ देता है तो अगर सेम सारे संख्याओं पर बार लगा है तो इस तरह से, अगर दशमलव 5 है तो 5 बटे 1 9, 5 9 पर है तो 5 9 बटे 9 9, 3 संख्या है तो 999, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस 2017 में आया हुआ था और पिछले सवाल जैसा नहीं है। एक अंतर देख सकते हैं आप, 5 के बाद संख्या सीधे रिपीट नहीं हो रही, 5 के बाद 0.2 आया है, उसके बाद 6 8 6 8 6 8 रिपीट होगी। लेकिन सवाल को तो हम वैसा ही बनाएंगे जैसा पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था, यानी हमको दशमलव के बाद जब रिपीटिशन वाला पोर्शन जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, तो हमको उसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा जैसा पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो दशमलव को हमको ठीक बार वाले नंबर के पहले ले जाना पड़ेगा, यानी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 10 का गुणा करूंगा दशमलव एक स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा और ये 52 दशमलव क्या हो जाएगा, 6 8 पूरे का बार हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। अगले स्टेप में जाते हैं, 10 पी बटे क्यू, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, 52.68 68 68 इस तरीके से ये बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपको यह समझना है कि जो रिपीट होने वाली संख्या है, रिपीट होने वाली संख्या 2 अंकों की है, तो उतने ही जीरो का हम यूज करके दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 6 8 2 अंक में रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं दोनों पक्षों में दोबारा 100 का गुणा कर देता हूँ। तो 10 इंटू पी क्यू, इन 10 पी क्यू में गुणा करूंगा ना, क्योंकि इसमें मुझे गुणा करना है। तो 100 जब गुणा होगा इस तरफ तो 0.2 स्थान दाहिने ओर खिसक जाएगा और 52 5 to 6 8 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 6 8 6 8 6 8 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये बन जाएगा हमारा 1000 पी बटे क्यू। इस तरफ क्या हो जाएगा, 52 68 0.68 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 बार लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन दिख रहा है उस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे। हमको ऐसा ही पोर्शन चाहिए जिसमें बार वाला नंबर दोनों जगह बराबर होना चाहिए।
ठीक है। अब मैं यहाँ से समीकरण 2 में अगर समीकरण 1 को माइनस कर देता हूँ तो लेफ्ट में आएगा 1000p/q और यहाँ पर हो जाएगा 10p/q और राइट में क्या हो जाएगा हमारा 5268.68 का बार माइनस 0.68 का बार, ये घट जाएगा और घटने के बाद यहाँ बचेगा 990p/q। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5268 धन 0.68 का बार माइनस 0.68 का बार, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और सीधे p/q उस साइड जो बचा हुआ है 5268 को मैं डिवाइड कर दूंगा 990 से। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 2634/495 और यही हमारा क्या हो जाएगा p/q के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी वही है, एक फर्क है, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पिछले सवाल में दशमलव के बाद एक अंक रिपीट नहीं हुआ था और 2 अंक थे, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट नहीं हुआ है 3 अंक है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही अधिक आपको इन सवालों में प्रवीणता आ पाएगी। एक कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और p/q वही चीज़ इससे पहले जो मैंने आपको बताया था हम अप्लाई कर देते हैं। दशमलव के बाद एक स्थान खिसकाना है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करता हूँ और 10 से गुणा करते ही दशमलव के स्थान खिसक जाएगा, 24.178 का क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। इसे मैं समीकरण देता हूँ 1। अगले स्टेप में जाता हूँ 10p/q, यहाँ देख सकते हैं आप 178 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। इसके दोनों पक्षों में फिर से मैं 100 का, देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 2 3 है तो मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो अंक रिपीट हो रहा है और जितने अंकों का अंक है वो उतना ही जीरो वाला नंबर हमको दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस तरफ से हम दशमलव को हटा करके बार को अकेला कर सकें। 1000 × 10 p/q इक्वल टू 24178.178 इस तरीके से चलेगा। तो इसको हम स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करके इसको हम बार के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशन हो जाएगा 2। और उसके बाद एक स्टेप जाने दीजिए, जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं 178 इस तरीके से लिखिए। अगले स्टेप में जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 10,000 p/q 24,178.178 का बार। इसको हम समीकरण दे देते हैं 2। सेकेंड समीकरण में फर्स्ट समीकरण हम माइनस कर देते हैं। 10,000 p/q में अगर मैं 10 p/q खड़ा देता हूँ तो 9,990 p/q में कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट वाला वैल्यू, और यहाँ से 24,178 धन 0.178 का बार, इसको मैंने तोड़ दिया। और इस तरफ यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24 ऐसा भी कर सकते हैं धन 0.178 का बार, जो 24.178 बार था इसको ही मैंने तोड़ दिया एक तरह से। अगले स्टेप में मैं जाता हूँ तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 990 p/q इधर क्या हो जाएगा 24,178 धन 0.178 का बार माइनस 24,178 का बार। ये राशि से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस में है 0.178 का बार, ये राशि इससे कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ 24,178 में मैं अगर 24 घटा देता हूँ तो 8 में 4 गया 4, 7 में 2 गया 5, यहाँ से 1, यहाँ हो जाएगा 24,154 990 p/q के बराबर। यानी ट्रांसफर कर दूंगा इसे मैं तो p/q बराबर हो जाएगा 24,154/990। इसको हम एक स्टेप के बाद सॉल्व करते हैं तो 12 1 2 से कट जाएगा 120/77 और डिवाइडेड बाई इसका आंसर आएगा 4995। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है a + b वर्गमूल 7 बराबर 3 धन वर्गमूल 7 बटे 3 ऋण वर्गमूल 7। यहाँ पर आप a और b का मान निकाल कर दिखाइए। पीएससी मेंस 2017 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और कहीं ना कहीं ये अपरिमेय वाले हिस्से से जुड़ा है। सिलेबस इस बार थोड़ा सा बदला हुआ है तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये टच कर जाए, इसलिए एक क्वेश्चन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं करनी वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। 3 धन वर्गमूल 7 बटे 3 ऋण वर्गमूल 7 का उत्तर अगर a धन b वर्गमूल 7 के बराबर है तो यहाँ पर हमें
ए और बी का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाते समय सबसे सही तरीका ये होता है कि जो संख्या हमको दे दी गई है उस संख्या का हम परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे की संख्या का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, यहाँ बदल जाता है। नीचे की संख्या को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके इस तरफ मैं इसे a प्लस बी वर्गमूल 7 के रूप में लेके चल रहा हूँ। नीचे की संख्या का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसके बीच का चिन्ह जो है वहाँ बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसको मैं 3 धन वर्गमूल 7 पूरे का होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्म बन जाएगा, बीजगणितीय फॉर्म बन जाएगा। जब हम बीजगणित पढ़ेंगे, मेंस की सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो वहाँ पर बीजगणित वाले पोर्शन में आप लोग देखिएगा कि एक फार्मूला यहाँ लगेगा, 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का अंतर का गुणा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी वर्गमूल 7। चाहें तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि कैसे हुआ करके। ये ऊपर वाला हिस्सा फिर से एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर यहाँ से b का स्क्वायर 2a इंटू बी 3 इंटू वर्गमूल 7 और नीचे में 3 का स्क्वायर 9, वर्गमूल 7 का जब वर्ग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे a प्लस बी वर्गमूल 7। अगले स्टेप में जब मैं जाता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 7 का वर्ग, वर्गमूल हट जाएगा 7 आएगा, 2 तिया 6 वर्गमूल 7। नीचे में जब सॉल्व करूँगा तो 9 में 7 जाएगा तो इसका आंसर 2 के बराबर हो जाएगा। इस साइड अगर हम चलते हैं तो a प्लस बी वर्गमूल 7, 9 7 16, 16 धन 6 वर्गमूल 7 और सबका बटे कितना हो गया 2। इसे आप अगर अलग अलग कर देते हैं a प्लस बी वर्गमूल 7, हम बटे वाली संख्याओं को 2 भागों में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब आप इसको तोड़ेंगे लघुत्तम निकाल के तो उसके वास्तविक परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप लघुत्तम निकालेंगे, ये मिल जाएगा मूल रूप, तो a प्लस बी वर्गमूल 7 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा तो 2 8 16 और यहाँ 2 तिया 6, तो 8 धन 3 वर्गमूल 7 बराबर a प्लस बी वर्गमूल 7। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर वर्गमूल वाला हिस्सा है, करनी वाला हिस्सा है, तो इधर भी करनी वाला हिस्सा है, इधर सामान्य सा अंक है तो इधर सामान्य सा अंक है। तो दोनों पक्षों की जब तुलना की जाएगी, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो करनी वाला पद करनी वाले पद के बराबर और सामान्य पद सामान्य पद के बराबर होगा। तो a बराबर हो जाएगा 8 और b वर्गमूल 7 बराबर हो जाएगा 3 वर्गमूल 7। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक उत्तर 8 आ जाएगा और आप काट भी सकते हैं, या तुलना करने पर लिख लिया आपने तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ वर्गमूल 7, यहाँ वर्गमूल 7, तो b बराबर अपने आप तुलना होकर के मान निकल जाएगा 8 और 3। अगला टाइप परिमेय संख्याओं का योग और अंतर। तो ये ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्याओं का योग और अंतर का एक पोर्शन 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, यानी कुछ परिमेय संख्याएं हमको दे दी गई हैं और उनके बीच में हमको योग और अंतर निकालना है। तो इस तरीके से सवालों को बनाने के 2 तरीके हैं। आप क्या कीजिए, सही बटे को सरल करके सारी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में ले करके उसका लघुत्तम निकाल के सॉल्व कीजिए, या तो हम पूर्णांक को और परिमेय को अलग जोड़ के फिर से उसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार के सवालों के जवाब को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, लास्ट का जो नंबर है अगर आंसर आपका मिक्स फॉर्म में आ रहा है तो उसको मिक्स फॉर्म में जरूर रखिएगा। अगर आपने मिक्स फॉर्म की बजाय उसको बटे के रूप में रख लिया तो हो सकता है वहाँ की कुछ मार्किंग कट जाए। कहने का मतलब है, इसको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं जोड़ने का समान तरीका अपनाऊंगा। 5 धन 4 धन 3, मैंने सारे क्या किया, पूर्णांक वाले हिस्से को। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर 5 सही 1/3 है तो इसे मैं 5 धन 1/3 के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों? 5 तिया 15 और 1 16, 16/3। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 5 तिया 15 और 1 क्या हो जाएगा 16/3। तो जहाँ भी कोई ऐसा वैल्यू है जो सही बटे के रूप में है तो सही बटे को हम योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हो, सीधे अगर आपको जोड़ना नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे हम 5 धन 1/3, इसे हम 4 धन 1/2, इसे हम 3 धन 1/5 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं एक कोष्टक में आ जाएंगी, 5 धन 4 धन 3, और परिमेय संख्याएं एक कोष्टक में आ जाएंगी, 1/3 धन 1/2 धन 1/5। 5 4 9 3 12, इसे हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप 3 संख्याएं दी गई हैं, इन 3 संख्याओं को लघुत्तम निकाल के सॉल्व करते हैं।
हम जानते हैं कि 3, 2 और 5 का लघुत्तम यहाँ पर 30 के बराबर होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 30 को 10 बार जाएगा, 10 एकम 10। 2 से डिवाइड करेंगे 30 को 15 बार जाएगा, 15 एकम 15। और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छिक्का 30, यहाँ हो जाएगा 6। यानी 12 धन 15 10 25 6 31 31/30। यहाँ पे मान लिया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, इस जगह में अगर 1 सेकेंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर ये 29/30 होता, यानी अंश का वैल्यू हर से छोटा होता, तो इसे मैं सीधे सीधा 12 से ही 29/30 में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन अगर अंश की राशि अगर हर से ज़्यादा है तो उसको हमको एक स्टेप आगे बढ़ाकर और तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे? 12 धन 31 को मैं लिख सकता हूँ 30 धन 1/30, ठीक है। और इसे अगर अगले स्टेप में हम जाते हैं तो ये हो जाएगा 12 धन 30/30 धन 1/30, ये कट जाएगा और सॉल्व होकर के 12 + 1 धन 1/30, यानी 13 धन 1/30। और जहाँ भी प्लस का वैल्यू आएगा उसे सही बटे में कन्वर्ट करके 13 सही 1/30 के रूप में ही लिखेंगे। इसको आप 13 × 30 धन 1 नहीं करेंगे। सवाल भी लगभग वैसा ही है। पूर्णांकों को हम सरल करेंगे, 4 ऋण 5 धन 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ऋण 1/4 धन 1/3। 4 3 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ लघुत्तम हम निकालते हैं 2 4 और 3 का, तो 4 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पिछले सवालों में और इस सवाल में एक अंतर है कि अगर कहीं पर उस सवाल में सारे परिमेय संख्याएं जो मिक्स फ्रैक्शन है वो योग के रूप में थे, यहाँ 2 जगह योग और 1 जगह अंतर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ अंतर रहेगा वह माइनस लगाइएगा परिमेय के लिए और पूर्णांकों के लिए भी। जैसे 4 ऋण 5 धन 3 था तो 5 के लिए मैंने ऋण लिया और 1/4 के लिए भी ऋण लिया, बाकी दोनों के लिए धन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। 6 4 10, और 10 में अगर 3 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 7/12। तो 2 धन 7/12 मैंने बताया था पहले कि अगर प्लस में रहेगा तो 2 से ही 7/12 में से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सवाल भी वही है। 18 ऋण 5 ऋण 6, उन सवालों में इस सवाल में अंतर है कि यहाँ 2 जगह ऋण है, इसमें 1 जगह ऋण था और पिछले में सारे धन में थे। तो 1/3 ऋण 1/2 ऋण 1/5, 6 5 11, और 18 में अगर 11 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7। यहाँ जब एलसीएम हम निकालेंगे तो 3 2 और 5, तो 3 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 30। 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 10 एकम 10। 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, 15 एकम 15। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा। इस सवाल को बताने का कुछ प्रमुख उद्देश्य भी है। 15 6 21, 10 में 21 जब हम घटाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ बचेगा -11 और डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है, धन से गुणा होगा ऋण। इस सवाल में सीधा पूर्णांक और परिमेय के बीच में अगर प्लस का चिन्ह था तो सीधा उसको हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं यहाँ अगले स्टेप में मैं जा रहा हूँ तो 11/30। यहाँ अब आप बनाएंगे कैसे बनेगा ये सवाल आगे। एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीधा सीधा 30, यहाँ पर 7 ऋण 11/30 है तो आप क्या कीजिएगा, लघुत्तम निकालेंगे। अब लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालने के बाद फिर से उसको सरल करेंगे और जा करके वो मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट होगा तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जब ऐसा कोई सवाल आता है तो आप कभी भी उसको लघुत्तम निकाल के ना बनाएं। हम यहाँ देखते हैं कि 11/30 यानी ये जो संख्या है वो 1 से छोटी है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ का जो राशि है यहाँ से आपको तोड़ना पड़ेगा। 6 धन 1 ऋण 11/30, वो 1 में टूटेगा या 2 में टूटेगा या 3 टूटेगा, वो निर्भर करेगा नीचे वाले मान के ऊपर। जैसे सोचिए कि अगर मैं इसको 1 में तोड़ देता हूँ और अगले स्टेप में जब जाता हूँ मैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 6 ये राशि इससे मल्टीप्लाई होगी, 30 से कम 30 माइनस 11/30, ठीक है, 30 माइनस 11/30, और इधर का जो पोर्शन है उसी का धनात्मक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, यानी कहने का मतलब है 7 को मैंने 6 धन 1 में तोड़ा, 1 ऋण 11/30, लघुत्तम निकालूंगा 30 माइनस 11/30। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा मुझे, 30 में 11 जाएगा तो 10, ये हो जाएगा 21/30। 10 में 1 गया 9, और यहाँ पर
ये 19 तो अब इसको हम सही बटे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 सही 19/30। यानी कहने का मतलब है कि जब कहीं पर आप सॉल्व कर रहे हो और एक आध स्पेस पे परिमेय और पूर्णांक के बीच में अगर माइनस का चिन्ह आता है तो आपको सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ तोड़ना है, यहाँ 1 में तोड़ना है या 2 में तोड़ना है। ये कैसे जानेंगे आप इसको? तो आप देख लीजिए कि अगर मैं 1 में तोड़ता हूँ तो 30 से कम 30 होगा, 11 से जस्ट 30 जो है बड़ी संख्या होगी। यानी यहाँ की राशि से जस्ट अगली संख्या किस संख्या के साथ सॉल्व होकर के आएगी, इस बात को अब थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो उस चीज़ को पकड़ लेंगे। ठीक है, वही चीज़ इस सवाल के लिए भी है। लगभग 35 - 18 और -5। इस वाले को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3/7 -1/2 और -7/6। 8 5 13 यानी 5 में 3 गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा 42। 7 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 3 18, माइनस लगाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे 21 बार जाएगा, 21 दूनी 42 और 6 से 7 बार जाएगा, 7 7 49। ठीक है, सॉल्व कीजिए यहाँ पर तो 12 + 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 70। 70 में अगर 20 गया तो 50, लेकिन 2 और कम हो जाएगा तो 52। ये -52 बटे क्या हो जाएगा 42। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हैं 42 अगर मैं 12 - 52/42 है मेरे पास, इसे जब मैं तोड़ता हूं अगले स्टेप में तो 1 में तोड़ूंगा 11 + 1। अगर मैं ऐसा लिखता हूं मान लो तो क्या होगा, यहाँ 11 + 42 - 52/42 होगा। ये रॉन्ग है, रॉन्ग तो नहीं है, सही है ये भी, लेकिन होगा क्या, फिर से वो वैल्यू माइनस में आ जाएगा, -10/42 तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ना कैसे है, इसके बाद इसको जानने का सबसे सही तरीका आपके पास ये होगा कि आप देखिए कि जो 42 है, 42 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूं कि 52 के जस्ट नज़दीक आ जाए, वो भी पॉजिटिव में। तो 42 दूनी 84, 42 से कम 42, 42 52 से छोटा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब तोड़ते समय यहाँ ऐसा ना तोड़ करके इसको 10-2 में तोड़ूंगा और उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन करूंगा ना मैं तो 2 के साथ सॉल्यूशन करूंगा। कहने का मतलब है अब लघुत्तम निकाली तो 42 दूनी 84, 84 - 52/42। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10, 4 में 2 गया 2 और 8 में 5 गया 3 भागित 42। अगर ये सॉल्व हो तो सॉल्व भी कर दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 16 2 21 और सॉल्व नहीं होगा तो 10 घन 16/21 इसको लिख सकते हैं, 10 सही 16/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा।